यूपी चुनाव के पहले फेज में आज 58 सीटों पर वोट डाले गए हैं। इन 58 सीटों में से 53 पर बीजेपी काबिज थी। लेकिन इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीते एक महीने में 25 जगहों से बीजेपी उम्मीदवारों को खदेड़ा गया था। अब देखने वाली बात यह है कि वो गुस्सा वोट में तब्दील हुआ या नहीं। जो खबरें आ रही हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, उसका जवाब हाँ है। लेकिन इन खबरों का कंफर्मेशन तो 10 मार्च 2022 को ही होगा। बीजेपी के लिए मुजफ्फरनगर और कैराना में असुरक्षा और पलायन का मुद्दा भले ही ट्रम्प कार्ड रहा हो, लेकिन गन्ना या जिन्ना, इन दो मुद्दों में से जाटलैंड ने आज किसके हक में फैसला लिया है, ये ईवीएम में कैद हो चुका है। जमीनी रिपोर्ट्स ये दिखा रही हैं कि पश्चिम यूपी यानी वेस्टर्न यूपी में बीजेपी का इस बार सूपड़ा साफ है और जाट मुसलमानों का गठजोड़ उसे भारी पड़ रहा है। इस पहले चरण में जमीनी हकीकत जो नतीजों में बदलती दिखाई दे रही है, उससे अगले 6 फेजेस में वोटरों को साफ मैसेज जा सकता है कि बाबा का राज अब खत्म हो चुका है। इसे रिपल इफेक्ट माना जाएगा और इसलिए इस पहले चरण में पड़े वोटों की अहमियत बहुत ज्यादा है। वोटर्स का जो रुख आज दिखा है वो अलग बात है, लेकिन वोट हकीकत में किसको पड़े हैं और दांव पर लगी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की साख मजबूत हुई है, इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन गारंटी कोई नहीं दे सकता है। पर यह पहला चुनाव का रुख तय करने वाला दिन है, एक बदलाव की उम्मीद के साथ। वोटिंग के बाद जो खबरें आ रही हैं उससे साफ हो गया है कि 1 साल तक चले किसान आंदोलन से हुए जख्म अभी भरे नहीं हैं और मोदी सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले से वोटर ने उन्हें माफ नहीं किया है। आज पड़े वोट इस बात का इशारा भी कर रहे हैं कि बीजेपी की कम्युनल पोलराइजेशन यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों को जनता ने नकार दिया है। आज वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पहले फेज के चुनाव में जिन 58 सीट्स पर वोट डाले गए हैं, उसमें पिछली बार बीजेपी ने सबका सफाया कर दिया था और उसने 53 सीटों पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा 4 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि सिर्फ 1 सीट पर वो तीसरे नंबर पर आई थी। इस इलाके में बीएसपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 30 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर मुकाबले में रही थी, जबकि 20 सीटों पर उसका नंबर तीसरा रहा था। वहीं पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। तब अखिलेश यादव ने कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ चुनावी जोड़ी बनाई थी और नारा दिया था, यूपी के 2 लड़के, यूपी को ये 7 पसंद है। तब समाजवादी पार्टी को 2 और राष्ट्रीय लोकदल को सिर्फ 1 सीट मिल पाई थी। समाजवादी पार्टी ने 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वो 15 पर दूसरे नंबर पर और 14 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही थी, जबकि राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ 3 सीटों पर दूसरे स्थान और 11 सीटों पर तीसरे नंबर पर अपनी जगह बना पाई थी। जबकि कांग्रेस को तब यहां एक भी सीट नहीं मिली थी और वो सिर्फ 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी और 12 सीटों पर तीसरे पायदान पर अपनी जगह बना पाई थी। आज जिस हिसाब से वोटिंग हुई है, उसे लेकर जानकारों का कहना है कि बीजेपी को नुकसान हो गया है, लेकिन कितनी सीटों का नुकसान हुआ है वो अभी तय नहीं किया जा सकता है। वैसे मैं आपको यहां पर बता दूं कि वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर माना जा रहा है और इसी मुद्दे ने इस पहले चरण में पूरा असर डाला है। इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा, कितनी सीटें वो बचा पाएगी, ये तो अब 10 मार्च 2022 को ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि यहां पिछली बार की तरह बीजेपी का एक तरफा प्रदर्शन तो नहीं हो पाएगा, यानी 58 में से 53 सीटें बरकरार रखना बीजेपी के लिए इस बार नामुमकिन है। और सबसे अहम बात यह है कि पिछले चुनाव में बीजेपी के सपोर्ट में पहले फेज में हुई बम्पर वोटिंग की हवा ने आखिरी चरण तक पहुंचते पहुंचते उसके फेवर में तूफान ला दिया था और इसका नतीजा रहा था 403 में से 312 सीटें। और इसलिए आज हुई वोटिंग अहम रही, यानी बाबा की विदाई पर आज वोटरों ने अपना पहला ठप्पा लगा दिया है।
क्योंकि जानकारों का कहना है वोटिंग के दौरान जो हवा का रुख रहा है उससे जाहिर हो रहा है कि मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का कोई फायदा नहीं हुआ है और किसानों की नाराजगी बिल्कुल भी नहीं कम हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो लोगों से बीजेपी को हराने की अपील करी थी उसका असर आज देखने को मिला है। जबकि उन्होंने किसी पार्टी के सपोर्ट में वोट देने की अपील नहीं करी थी, लेकिन साफ है कि इसका फायदा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। यहां गन्ने की उचित कीमत नहीं मिलने और किसानों का गन्ना खरीद का बकाया रहना बड़ा मुद्दा था। किसानों का कहना है कि सरकार ने जो कीमतें तय करी थी वो चीनी मिलों ने उन्हें नहीं दी और जो पैसा 15 दिनों में उनको मिलना चाहिए था वो साल भर के इंतजार के बाद भी उन्हें नहीं मिल पाया है। वैसे योगी सरकार में पिछली सरकारों के मुकाबले ज्यादा पैसे का भुगतान किसानों को हुआ है। इस बार के बीजेपी के मैनिफेस्टो में फिर से किसानों को गन्ना भुगतान 15 दिनों में करने का वादा किया गया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये दांव आज नाराज वोटर्स को नहीं मना पाया। अब अगर आप इस चुनाव में सियासी दलों की रणनीति को देखें तो तस्वीर ज्यादा साफ हो जाएगी। जिस तरह की आज बीजेपी के खिलाफ पड़े वोटों की खबर आ रही है उसका अंदाजा उसे पहले से हो गया था और आज हुए नुकसान को कम करने की उसने कोशिश भी करी थी। खैर, आपको बता दूं कि बीजेपी ने पिछली बार 58 में से 53 सीटों पर जीत हासिल करी थी, लेकिन उसने पिछली बार के 23 उम्मीदवार इस बार बदल दिए हैं। यानी 19 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं और 4 उन उम्मीदवारों के जो पिछली बार हार गए थे। इसका मायने यह भी समझा जा सकता है कि बीजेपी को मौजूदा 19 विधायकों के खिलाफ लोकल लेवल पर ज्यादा विरोध या एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी। इससे उलट बीजेपी ने अपने घर आए 3 ऐसे नए मेहमानों को मैदान में उतारा है जिन्होंने पिछली बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इनमें एतमादपुर से धर्मपाल सिंह, खैरागढ़ में भगवान सिंह कुशवाहा और बरौली में ठाकुर जयवीर सिंह का नाम लिया जा सकता है। जैसा कि आपको पता ही है कि बीजेपी लीडरशिप सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए विधायक या सांसद लेवल पर उम्मीदवार बदल देती है और अगर मुख्यमंत्री को लेकर भी ज्यादा नाराजगी हो तो वो उसे भी बदलने में नहीं हिचकती है, जैसा उसने उत्तराखंड में किया था। तो खैर दोस्तों, बीजेपी के इन सियासी पैतरों का फिलहाल आज पड़े वोटों के मुताबिक माहौल को देखते हुए कोई असर नहीं दिखा है, लेकिन सही कहानी तो जाहिर सी बात है 10 मार्च 2022 को ही पता चलेगी। वैसे इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल साथ साथ चुनाव लड़े हैं। इनमें समाजवादी पार्टी 28 सीटों पर, राष्ट्रीय लोकदल 29 सीटों पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर मैदान में थे और अब इन सीटों पर उतारे गए सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। आपको बता दूं, इनमें गठबंधन ने 43 नए चेहरों को मैदान में उतारा था, जबकि 15 पुराने उम्मीदवार हैं। इन 43 उम्मीदवारों में से किसी ने भी पिछली बार समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा था। वहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस इस इलाके में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, तब उसने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 5 हारे हुए उम्मीदवारों को उसने फिर से दोबारा अपनी किस्मत आजमाने का मौका दिया है। इस बार कांग्रेस सभी 58 सीटों पर मैदान में थी। इसके अलावा आज हुई वोटिंग में मुस्लिम वोटर्स ने भी बड़े अहम रोल निभाया है और इसलिए चुनाव में अब्बा जान, जिन्ना और पाकिस्तान भी चुनावी भाषणों में जोर शोर से सुनाई दे रहा था। यहां समाजवादी पार्टी का यादव वोट कम है, इसलिए उनका दारोमदार मुस्लिम वोट्स और राष्ट्रीय लोकदल की साख पर डिपेंडेंट है। आज वोटिंग के बाद जमीन से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मुसलमान और जाटों के भाईचारे ने इस बार चुनावी इक्वेशन को बदल दिया है। साल 2013 के मुजफ्फरनगर और शामली के दंगों और उसके बाद हुए पलायन ने जाटों को बीजेपी की तरफ कर दिया था और बड़ी तादाद में जाट कम्युनिटी ने बीजेपी को वोट दिया था। इस बार राष्ट्रीय लोकदल और किसान आंदोलन इन दोनों कम्युनिटीज को फिर से साथ में लाने में कामयाब रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं और जानकारों का मानना है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी यहां से 1 या 2 सीट हासिल हो सकती है।
दोस्तों, वैसे तो चुनाव में हर फेज, हर विधानसभा सीट और हर वोटर का अहम रोल होता है, लेकिन माना जाता है कि पहले फेज की हवा आने वाले फेजेस में माहौल बनाने में मदद करती है। समाजवादी पार्टी के लिए फिर से सरकार बनाने, बीएसपी और कांग्रेस को अपना वजूद बचाने का यह चुनाव है। और वैसे भी यहां उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का खाता खोलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से हो सकती है। जबकि बीजेपी के लिए सरकार बचाना जरूरी है, क्योंकि उसने इन चुनावों को 2024 के आम चुनाव से जोड़ दिया है और दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। लेकिन पहले फेज की वोटिंग के बाद जो खबरें आ रही हैं, उससे फिलहाल तो यही लग रहा है कि बीजेपी से दिल्ली दूर होती जा रही है, क्योंकि लखनऊ का रास्ता काफी पथरीला होता नजर आ रहा है बीजेपी के लिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।